तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की हो गई होगी। साथ ही साथ आप लोग जितने भी कैंडिडेट, जितने भी भाई लोग इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, 3 4 5 आज को लेकर, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग का पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है। तो चलिए, आज का एक नया सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि कल के लिए, कल जैसे कल लास्ट एसएससी जेई का लास्ट डे है। ठीक है। तो उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि लगातार जो 3 दिन हुआ ना पेपर, 3 4 5, तो इस सारे शिफ्ट को ध्यान रखते हुए मैंने एक सेट तैयार किया हूँ, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेड सेट है, काफ़ी एक्सपेक्टेड है। जो कि अगर आप एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कल का डेट में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो इस सेट को आप लोग देख के जरूर जाए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है। तो मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो और जैसे भी मैंने एक सेट पीछे पिछले दिन अपलोड मैंने किया था, ठीक है, 4 तारीख के रात में मैंने किया था। तो लोगों भाइयों ने बहुत अच्छा खासा उनको उस सेट्स को प्यार दे रहा है। ठीक है। और भाई बहुत लोग कमेंट भी आ रहा है कि सेट अच्छा रहा। ठीक है। एनालिसिस भी अच्छा तरह का अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल था, लेवल भी लोगों ने बोला कि लेवल भी अच्छा है एज कंपेयर। अगर इस सबसे कंपेरिजन, जो आज के का 2 दिन पहले जो 3 और 4 का जो एग्जाम हुआ, उससे कंपेरिजन किया जाए, तो दोनों का लेवल सेम था। ठीक है। तो इस टाइप से कमेंट आ रहा था। ठीक है। तो भाइयों, चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर अगर आप चैनल पर नए होंगे, तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें, देन लाइक कर दें एंड शेयर कर दें उन फ्रेंड सर्कल के साथ जिसका एग्ज़ाम कल है, कल की डेट में है। और उसके साथ अगर जितने भी कैंडिडेट सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो उसके लिए तो डेडिकेटेड चैनल है, आप तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि इस चैनल पे मोस्टली अपडेट मेनली आपको जॉब से रिक्रूटमेंट, जितने भी रिक्रूटमेंट आते हैं उससे रिलेटेड, और खास खास करके आपको क्लासेस के रिगार्डिंग ट्रिक, जितने भी आप लोग देखे होंगे, जितने भी मास्टर सीरीज, आज का मैंने एक वीडियो, आज का मैंने एक शॉर्ट बनाया था। सॉरी, आज मैंने एनालिसिस किया था पेपर फर्स्ट का। ठीक है। जो कि 5 तारीख का पेपर फर्स्ट हुआ, तो उसका मैंने एनालिसिस किया था। तो उस पेपर में भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन हुए जो कि डायरेक्ट डायरेक्ट लड़ गए हैं सेट से इट मीन्स, जो मैंने एक एडिक्वेट, जो जिसे होता है ना, इरिगेशन में एक टॉपिक है जिसका नाम है आपका एक्वाडक्ट है, साइफन एक्वाडक्ट है, सुपर पैसेज है, ये सारे कंसेप्ट हैं जो कि एक आज के एग्जाम में पूछा गया था। जो कि मैं वो जो सेट जो मैं वीडियो बनाया हूँ, एकदम ट्रिकी टाइप में, मैं उसमें मात्र 2 ट्रिक का यूज़ किया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर उस ट्रिक को आप अप्लाई कर लेते हैं, देखिए सबके लिए नहीं है, जिसको याद है, जिसको प्रॉपर उस पर कंसेप्ट क्लियर है, वो तो सही है। बट वैसे स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा मतलब वो क्या कर रहे हैं कि गलती कर दे रहे हैं, इट मीन्स कि अगर वो क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्वाडक्ट के बारे में, तो आप लगा दे रहे हैं साइफन एक्वाडक्ट, मतलब आप प्रॉपर उसको ये नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके हिसाब से मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप चाहें तो जाके वीडियो देख सकते हैं। और उसी ट्रिक से, उसी टॉपिक से आज के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था, डायरेक्ट मिला था। ठीक है। डायरेक्ट मिला था क्वेश्चन, जो कि बहुत ही हेल्प हुआ है। ठीक है। लोगों को तो लोगों भाइयों ने कमेंट भी किया था कि नहीं, आया हुआ था। तब सुन के भी बहुत अच्छा, खुशी हुआ मुझे। ठीक है। तो चलिए मैं आज का क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जो कि कल की एग्ज़ाम, जिसके जिसके एग्ज़ाम कल है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका एग्जाम कल है, तो जरूर इस सेट्स को आप लोग देख लें, जो कि आपको बहुत इस सेट से आपको हेल्प मिलेगा। ओके। तो चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैटन्स बैटन्स प्रोवाइडेड फॉर ए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है। बैटन्स प्रोवाइडेड फॉर ए कंप्रेशन मेंबर शैल बी डिजाइन टू ए कैरी ए ट्रांसवर्स शेयर इक्वल टू, बताइए ऐसा क्वेश्चन हो तो कभी हम लोग आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग से गलती हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। अभी आज का ही डेट में लोगों ने बहुत इजी इजी क्वेश्चन गलती किए हैं, एक दो क्वेश्चन, जो कि हमको आया था मैसेज कि बहुत इजी, थोड़ा सा मतलब घबराहट जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत रीड कर दिए, जिसके कारण ऑप्शन गलत चूज हो गया, जो कि मेरा वो इजी क्वेश्चन गलत हो गया हमसे। ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को रीड कर लेना है। बैटन्स प्रोवाइडेड फॉर ए कंप्रेशन मेंबर शैल बी डिजाइन टू ए कैरी ए ट्रांसवर्स शेयर फोर्स, ट्रांसवर्स शेयर इक्वल टू, ये आप लोग जानते हैं कि कितना होता है। तो अगर हम लोग बैटन्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्रेशन मेंबर, किस लिए? टू डिजाइन ए टू कैरी ए ट्रांसवर्स शेयर,
ट्रांसफर शेयर को रजिस्ट करने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, तो हम लोग कितना परसेंट लेते हैं? आप लोग जानते हैं कि इसका जो परसेंटेज होता है 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर, ठीक है। कितने होते हैं? 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्सेस ऑफ द मेंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द फ्लोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द टेरुलैक, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बताइए। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना, देखिए डंपी लेवल हो गया, थ्योडोलाइट हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, ये जितने जितने भी टॉपिक है, ये सबसे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। चाहे इसका परमानेंट एडजस्टमेंट पूछ दे, या फिर इसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट पूछ दे, या फिर इससे आपका ईरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको मैं आप एक ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। देखिए पढ़ाते तो सबको ही है, लेकिन देखिए जो क्लास में याद करवा दे वो बहुत बेहतर होता है। आज मैं आपको बता दिया, 2-3 बार आप इस ट्रिक को रिकॉल कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जाम में जाइएगा, थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम में तुरंत मार दीजिएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका ट्रिक मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताया हूँ। ट्रिक क्या है देखिए बताता हूँ। ट्रिक याद करने का, इसका परमानेंट एडजस्टमेंट है ना, इसका ट्रिक क्या है? थ्योरम है टी, क्या है इसका ट्रिक? बता रहा हूँ ट्रिक इसका क्या है। इसका ट्रिक है आपका परमानेंट एडजस्टमेंट का ट्रिक, हाँ याद आ गया, PCCSB। आप लोग पढ़े होंगे, इसका थोड़ा सा रेफर लीजिए। किससे? पीसीएस तो आप लोग जानते ही हैं, तो उससे थोड़ा सा रेफर ले लीजिए। हेल्प एक रेफरेंस है पीसीएस, ठीक है। पीसीएस याद रखिएगा तब तुरंत आपको याद हो जाएगा PCCSB, ठीक है। PCCSB, पी से क्या होता है आपका? प्लेट लेवल, प्लेट लेवल। आपका सी से क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सी से क्या होता है? क्रॉस हेयर टेस्ट। इसका मतलब ये नहीं मार दीजिए कोलिमेशन टेस्ट, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, ठीक है। सी से क्या होगा? क्रॉस हेयर टेस्ट, क्रॉस हेयर टेस्ट, ठीक है। फिर आपका सी है, इसे क्या हो गया? कोलिमेशन टेस्ट, कोलिमेशन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद एस हो गया, एस से क्या हो गया? एस से आपका हो गया एस्पायर टेस्ट, 4 नंबर, एस्पायर टेस्ट। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले कौन आएगा? प्लेट लेवल टेस्ट, प्लेट P11 1 ठीक है, ये और ये हो सकता है, ये दोनों गलत हो गया। इसके बाद क्या आ गया? सी क्या? क्रॉस हेयर टेस्ट, सी मतलब दो किसमें है जी? दो मेरा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उतना देखने का जरूरत भी नहीं है, तुरंत पीसीएस आ गया। पीसीएस आप लोग इस ट्रिक को आप लोग 2 से 3 बार रिकॉल कर लीजिएगा, माइंड में आराम से याद कर लीजिएगा, एक एग्जाम में आराम से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पी ट्रिक क्या है? PCCSB, पीसीएस याद है, लेकिन PCCSB आपको रेफरेंस में पीसीएस है, पीसीएस बोलते रहिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कभी ऐसा क्लास कभी ऐसा रहेगा, ठीक है, जैसे अभी BTSC आएगा, चाहे फिर अभी लेक्चरर का पोस्ट आ गया आपका यूपी में, ठीक है, तो वो सब में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये आपका होगा कि इसका परमानेंट एडजस्टमेंट का, फिर आपका इसका बताऊंगा मैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट का, फिर आपको बताऊंगा डंपी लेवल का परमानेंट एडजस्टमेंट, फिर उसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट, मतलब दोनों सबका इसमें ट्रिक सेट है, ठीक है। इसीलिए बोलने की वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसा टॉपिक रहेंगे जो आपको ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि लगेंगे कि नहीं एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही मिला है, ठीक है। तो चैनल वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजरमेंट ऑफ रिमूविंग ऑफ वर्निश। बताइए वर्निश का हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं? वर्निश मीटर स्क्वायर में। ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं, तुरंत मार के आगे बढ़ना है। वर्निश मीटर स्क्वायर, उसके बाद पेंट हो गया आपका, पॉइंटिंग हो गया, उसके बाद आपका पेंट पॉइंटिंग, उसके बाद आपका हो गया पेंट हो गया, पॉइंटिंग हो गया, वॉशिंग हो गया। ये सबका सारा का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए देखिए यहाँ भी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है।
कभी ऐसा रहे, जैसे आज नहीं आया, आज थोड़ा सा टाइम हो गया है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हो गया मीटर स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में जितने भी यूनिट्स हैं, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, सारा यूनिट्स उसी में इंक्लूड है, ठीक है। सारा जितना भी यूनिट्स है, जैसे इसमें आपका आ जाएगा किसमें, रूफ ड्रेसिंग आएगा, रूफ ड्रेसिंग, उसका भी यूनिट आपका मीटर स्क्वायर होता है। फिर आपका ले लेते हैं आपका जाली वर्क हो गया, जाली वर्क हो गया, जाली वर्क हो गया, ठीक है। ये सारे का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको एक ट्रिक से मैं बताऊंगा जो कि तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा रहे तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए ना अभी जैसे भी आपका आरआरबी जेई चलेगा ना, उसी में आपको मैं बता दूंगा। आरआरबी जेई क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, फाइंड द प्लिंथ एरिया। हमको प्लिंथ एरिया फाइंड करना है। द बिल्डिंग, फाइंड द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इफ द बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग बुल्टअप एरिया, सॉरी, अच्छा बुल्टअप एरिया दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टेड विथ ए कोर्टयार्ड, ठीक है। इन्हें मीटर में दिया हुआ है। बताइए पहले प्लिंथ एरिया क्या होता है। प्लिंथ एरिया हम लोग जानते हैं, अगर प्लिंथ एरिया टोटल एरिया दिया हुआ है, ठीक है। टोटल एरिया में अगर हम टोटल एरिया जो प्लिंथ एरिया मतलब बुल्टअप एरिया दिया हुआ, सॉरी बुल्टअप एरिया टोटल दिया हुआ, ठीक है। तो बुल्टअप एरिया में से अगर हम कोर्टयार्ड का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको जानते हैं कि उसका प्लिंथ एरिया निकल जाएगा। क्योंकि प्लिंथ एरिया हम लोग जानते हैं कि प्लिंथ एरिया में कोर्टयार्ड का एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। हम लोग अगर कोर्टयार्ड का, ठंड है यार, ठंड से थोड़ा सा रेटिंग नहीं बन रहा है। कोर्टयार्ड दिया हुआ है, तो कोर्टयार्ड का एरिया कितना है, 5.5 इंटू 6.5। अगर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखिए तो 37.75, ठीक है। सॉरी 35.75 इसका आ गया आपका। ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और टोटल मेरा बुल्टअप एरिया कितना दिया हुआ है, बुल्टअप एरिया मेरा दिया हुआ है, बुल्टअप एरिया मेरा कितना है 350 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से प्लिंथ एरिया निकल जाएगा, प्लिंथ एरिया इजकल टू बुल्टअप, प्लिंथ एरिया को हम लोग बुल्टअप एरिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्लिंथ एरिया ऑल्सो नोन एज बुल्टअप एरिया। तो बुल्टअप एरिया माइनस कोर्टयार्ड एरिया, कोर्टयार्ड एरिया, चलिए माइनस कर दीजिए। बुल्टअप एरिया में टोटल कितना है, बुल्टअप एरिया 350 दिया हुआ है, ये मेरा कितना गया 35.75। जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 314, ठीक है, 314.25, ठीक है, याद रखिएगा मीटर स्क्वायर में। मतलब ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है ऐसा न्यूमेरिकल आना स्वाभाविक है, आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, कुछ थोड़ी है, एक फार्मूला याद है, इसका एरिया निकाल दीजिए, बुल्टअप एरिया दिया हुआ है उसमें माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि longitudinal horizontal member parallel to the wall in a scaffolding is called, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग स्ट्रेंजर बोलते हैं, ठीक है। देखिए स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, देखिए स्काफ फोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है उससे क्या होता है कि जिससे हम लोग कभी हमको मेंटेनेंस का वर्क करना है या फिर हमको ब्रिक वर्क करना है, तो वो हमको स्काफ फोल्डिंग के मदद से हम लोग ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर मान के चलिए, हम लोग उसकी हेल्प से हम लोग ब्रिक वर्क मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े आप लोग स्ट्रक्चर में बड़े बड़े आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े 4 मंजिला 5 मंजिला 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें जो स्काफ फोल्डिंग लगे रहते हैं वो आपका स्टील का स्काफ फोल्डिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें आपको जैसे हो गया ये स्ट्रेंजर क्या होता है, आपका पुटलोंग्स क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके लिए मैं एक आपका फिगर यहाँ पर साथ में, सॉरी, एक मैं आपको फिगर साथ में अप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे, ठीक है। कहाँ गया फिगर जी, देखिए इस फिगर से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपका स्टैंडर्ड है, कौन सा आपका ट्रांसोम क्या है, आपका स्काफ प्लैंक क्या है, अब उसके बाद लेडजर क्या है, सारा इसमें आपका ब्रेसिंग क्या है, सारा इसमें किन से क्लियर हो जाता है। देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड आपका टू वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 वर्टिकल मेंबर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देख रहे हैं आपको, ये हो गया, ये हो गया। आप लोग ऐसा देखे होंगे, ऐसा नहीं आप लोग देखे होंगे, कहीं भी जरूर देखे होंगे कि इस टाइप से जो हम लोग कहीं अगर हम लोग कहीं बिल्डिंग का वर्क कर रहे हैं, लाइक हम लोग
कहीं ब्रिक वर्क कर रहे हैं या फिर मेंटेनेंस का वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा आपको देखने को मिला ही होगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो वर्टिकल मेंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं स्टार मार्क इसको कर रहा हूँ। ठीक है, इसका बाद ब्रेसिंग। ब्रेसिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि दोनों को जो इंक्लाइंड डायगोनल जो दोनों को कनेक्ट करता है उसे हम लोग ब्रेसिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेसिंग आप लोग देख रहे हैं कि इसको ब्रेसिंग बोला जा रहा है। ये जो इंक्लाइंड मेंबर है ना, इसको क्या बोला जा रहा है, ये ब्रेसिंग है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में रूबरू होंगे। देखिए ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ये होता है कि जब भी दो वर्टिकल मेंबर, ठीक है, जब भी दो वर्टिकल मेंबर को, मतलब दो वर्टिकल मेंबर को बीच के में सपोर्ट करता है। ठीक है, दोनों दोनों जो वर्टिकल मेंबर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। देख लीजिए, ये आपका वर्टिकल मेंबर हो गया आपका, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, दोनों के ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्काप अस्काप प्लैंक्स। अस्काप प्लैंक्स क्या होता है, ये देखिए, अगर यहाँ पर मेन, ये क्या हो गया, यहाँ पर मेन है कोई, यहाँ कोई आदमी है जो कि काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके नीचे ये देखिए जो रिब लगा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्काप प्लैंक्स बोले, अस्काप फोल्ड प्लैंक्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेजर क्या होता है, लेजर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजर देखिए ये जो होता है, इससे साइड में जो देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आप लोग देख के समझ सकते हैं, सारा इसमें पॉइंट मेंशन है कि किसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि लोंगिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल मेंबर पैरेलल टू द वॉल इज नोन एज स्ट्रेंजर। ठीक है, वॉल के पैरेलल जो होता है उसे हम लोग स्ट्रेंजर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ये तो हम लोग बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, बताइए, ड्राई रूट्स इज अ शेप इज काउज बाय ए फंगल अटैक, क्या ये सही है, एकदम सही है। देखिए, ब्राउन रूट इज ए कार्निफायर्स वुड, कार्निफायर्स वुड इज ए रिजल्ट ऑफ फंगल अटैक, ये भी हमको सही लग रहा है, ये भी सही है मेरा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ड्राई रूट क्या होता है। देखिए, जो ड्राई रूट होता है, ड्राई रूट क्या होता है, ड्राई रूट जब ये होता है फंगल फंगल के अटैक से होता है। अब मेनली यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है ड्राई रूट में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका जो फंगस यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, सैप जो होते हैं आपका, क्या होता है, पाउडरी फॉर्म में कर देता है लकड़ी को। ठीक है, जो टिम्बर होता है उसका क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई रूट करते हैं। इसमें इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का लैक होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसके कारण, और लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसके कारण, जैसे जस्ट लैक आपका वेंटिलेशन हो गया, आपका बेसमेंट का एरिया हो गया, किचन हो गया, ये सारे किस में आता है आपका, उसमें क्या होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण आपका सेप क्या बोलते हैं वहाँ पर, उसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका किचन हो गया। ठीक है, किचन हो गया या फिर बेसमेंट हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका ड्राई रूट का एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम में कभी ये भी पूछा गया कि बेसमेंट ड्राई रूट का एग्जाम्पल क्या है, तो आपका या मार दीजिएगा कि किचन या फिर बेसमेंट जरूर देगा, जो कि इसमें ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या फंगल अटैक करता है, जो कि आपका सैपवुड को क्या करता है, आपको ये पाउडरी फॉर्म में, व्हाइट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई रूट बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन रूट देखिए, ब्राउन रूट इज ए कनिफायर वुड इज ए रिजल्ट ऑफ ए फंगल अटैक, ये तो जान ही रहे कि ब्राउन रूट का फंगल अटैक करता है। ठीक है, ये सही है। मतलब ये हम लोग, ये थर्ड नंबर क्या है कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ अन सीजन। देखिए, अन सीजन थोड़ा सा देखिए, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। टिमर कॉज वाई है पोएट्री फॉर्म, ये सही है, लेकिन यहाँ पर अन सीजन लिख दिया ना, अन सीजन यहाँ पर सीजन होता है, ये अन सीजन यहाँ पर अन सीजन लिख दिया, जिसके कारण ये गलत है, मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, द इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेंट विच गिव्स इज बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर्म से ऑप्टिक कोटिंग, बताइए इनमें से कौन सा ग्रेडियंट जो है, पेंट का ग्रेडियंट है, जो कि वो क्या प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो ओपेक मतलब चमक उसमें भी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस क्या होता है, ये प्रिंसिपल पेंट होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल पेंट होता है, जो कि हम लोग किसी भी वुड पे या फिर किसी भी स्टील वर्क के, किसी भी आयरन वर्क के जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, उस पर क्या बहुत ग्लोइंग होता है, ग्लो मतलब ग्लो देता है, साथ ही साथ क्या होता है, बहुत ही वो एक तरह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी का, वो बाइंडिंग एजेंट के टाइप पे वो काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिटेल एस्टिमेट विच इज प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर वर्क इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट नहीं बोलते इसको, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट क्या है, द स्ट्रक्चर एंड वर्क इज प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन,
मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड वर्क इज प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। बताइए इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए, मेंशन कीजिए, इसका आंसर टाइप कीजिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर एनुअल रिपेयर एस्टिमेट इज द करेक्ट आंसर। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, जब भी कोई एस्टिमेट, कोई भी जब डिटेल एस्टिमेट कंप्लीट, मान के चलिए कोई डिटेल एस्टिमेट है, जब डिटेल एस्टिमेट में जब हम लोग कुछ एडिशनल कोई वर्क हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, एडिशनल कोई वर्क हम लोग जब ऐड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एडिशनल वर्क एडेड, एडिशनल वर्क एडेड, ठीक है। एडिशनल वर्क हम लोग कोई भी जब ऐड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलते हैं। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, जब कोई मतलब मेरा मान के चलिए कोई भी मेरा एस्टिमेट है, एस्टिमेट का जो रेट है, एस्टिमेट का जो कॉस्ट है, अगर 5% से एक्सीड कर दे सैंक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट एक्सीड cost of estimate exceed 5% of a सैंक्शन एस्टिमेट। अगर सैंक्शन एस्टिमेट अगर कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट अगर इंक्रीज कर देता है, 5% से ज़्यादा हो जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंक्शन एस्टिमेट बोलते हैं, जो कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। क्या उसे हम बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। डिटेल एस्टिमेट तो आप लोग जान ही करते हैं, इसको कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हाँ, ए रेक्टेंगुलर चैनल इफ द क्रिटिकल डेप्थ इज 2 मीटर, द स्पेसिफिक एनर्जी एट ए क्रिटिकल डेप्थ, बताइए। वाई सी किसका पूछा है, रेक्टेंगुलर का कितना होता है, 3/2 वाई सी। क्या ये क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ कितना होता है रेक्टेंगुलर चैनल के केस में, 3/2 वाई सी। वाई कितना दिया है, क्रिटिकल डेप्थ 2 दिया है, तो 202 हम लोग काट देंगे, कितना बचेगा, 3 मीटर, जो कि इसका आंसर हो गया ये। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनल के बताना चाह रहा हूँ, अगर दे दिया ट्रैंगुलर चैनल दे दिया, ठीक है, उसका कितना होता है, 5/4 वाई सी, ठीक है, ट्रैंगुलर चैनल, ठीक है। साथ ही साथ देखो आपका और बताते हैं, जिसका होता है आपका पैराबोलिक चैनल, ठीक है। पैराबोलिक चैनल कितना होता है, 4/3 वाई सी, ठीक है। पैराबोलिक चैनल के पैराबोलिक चैनल, इसका क्रिटिकल डेप्थ कितना होता है, 4/3 वाई सी। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर टाइप में तुरंत पूछ देगा, चाहे फार्मूला पूछ देगा, चाहे इस पे एक नोमिकल दे देगा, जो क्रिटिकल डेप्थ दे देगा, और आपको बोल दिया कि बताइए कितना होता है रेक्टेंगुलर चैनल का, चाहे आप ट्रेंगुलर चैनल का, चाहे पैराबोलिक चैनल का, ठीक है। तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर, 3 आया था, 3 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए, द corresponding lateral earth pressure when the retaining wall move टूवर्ड द बैकफील्ड मतलब क्या है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर टाइप कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में किसका आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव टूवर्ड द, ठीक है। देखिए टूवर्ड होगा, टूवर्ड द क्या है, पहले हम लोग फर्स्ट क्या जानते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा क्या होता है आपका, पेसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव में क्या होता है, अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम रिटेनिंग वॉल। इसमें क्या होगा आपका, टूवर्ड फ्रॉम रिटेनिंग वॉल। तो हम लोग इसमें क्या पूछ रहा है, वॉल मूव टूवर्ड द बैकफील्ड इट मीन्स पेसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। एक्टिव में क्या रहेगा, अवे फ्रॉम दी रिटेनिंग वॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिजाइन शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी बोल्ट और 60 किलो न्यूटन एंड 90 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली, बट इज द फैक्टर लोड इज इतना, द नंबर ऑफ बोल्ट। बताइए नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए क्या आता है, मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड
बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो मिनिमम कितना है जी, बताइए मिनिमम कितना है, 60 या 90, 60 या 90 किलो न्यूटन। तो इसमें से मिनिमम जो हो जाएगा, मिनिमम जो आपका है मिनिमम 60 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका मिनिमम आ गया। ठीक है, मिनिमम बोल्ट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं नंबर ऑफ बोल्ट के लिए, नंबर ऑफ बोल्ट, लोड फैक्टर, लोड बाई रिवोल्ट वैल्यू। लोड कितना है 360 डिवाइडेड बाई 60, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए आराम से क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तो कब से कभी कोई ऐसा लड़का नहीं हो जो इस क्वेश्चन को सही नहीं करेगा। सारा जितने भी भाइयों हैं सारा इस क्वेश्चन को सही करेंगे। पहले तो आप लोग जानते हैं बैचिंग होगा, फिर हम लोग मिलाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कंपैक्टिंग करते हैं, देन हम लोग क्वेरिंग करते हैं। ABCD, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन में लेट नहीं करना, तुरंत मार के आगे बढ़ना। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट। बताइए, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। द फिल्ट्रेशन प्रोसेस फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट। देखिए फर्स्ट क्या है कि द मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व स्ट्रेनिंग सेडिमेंटेशन ऑन मीडिया एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब वेस्ट वाटर को हम लोग फिल्टर करते हैं, इट मीन्स वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व क्या होता है, स्ट्रेनिंग क्या होता है, स्ट्रेनिंग इट मीन्स कि जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, पहले वो क्या होता है, उसका स्पेस कम होता है, जिसके कारण वो पहले वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, पहले रिमूव हो जाता है, देन वो सेडिमेंट हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये आपका सही बोल रहा है। सेकंड देखिए क्या है कि व्हेन द फिल्टर इज क्लीन देन द हेड लॉस गेज शुड बी इंडिकेटेड 0 रीडिंग। क्या ये सही है? अगर मेरा मान के चलिए कि मेरा फिल्टर जो है, मेरा फिल्टर क्लीन हो गया, तो क्या वो रीडिंग जो देगा क्या उसका रीडिंग 0 होगा? ये गलत है। नहीं, अगर मेरा फिल्टर क्लीन है तो वहां पर जो हेड लॉस होगा वो करीब 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। देन वहाँ पे जितने भी इम्प्रूविटीज आते हैं, जितने भी आते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इम्प्रूविटी आते हैं उसको फिल्टर मीडिया कैप्चर करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है फिल्टर मीडिया को। अगर मान के चलिए मेरा जो फिल्टर है पूरी तरह से क्लीन है, ठीक है, तो क्लीन करने का सेंस यही हुआ कि अगर वहाँ पर जिससे ही वहाँ से वेस्ट वाटर पास कर रहा है, ठीक है, तब वो पास कर रहा है, इट मीन्स कि वहाँ से जितने भी आपका क्या बोल सकते हैं, जितने भी आपका इम्प्रूरिटीज है वहाँ पर, तो इम्प्रूरिटीज को अरेस्ट करने का मतलब इम्प्रूरिटीज को अलग करने का प्रोसेस तो इंक्रीज कर जाएगा ना। तो मतलब वहाँ का जो जितने भी वहाँ पर इम्प्रूरिटीज आते हैं उसको वहाँ पर जितने भी इम्प्रूरिटीज आते हैं वहाँ पर जितने भी इम्प्रूरिटीज आते हैं उसको फिल्टर मीडिया जो है वहाँ से पास करते टाइम सारा बहुत मतलब तेज हो जाता है। इट मीन समझिए यही कि जितने भी वहाँ पर मतलब मान के चलिए कि मेरा फिल्टर मीडिया क्लीन है, ठीक है, क्लीन है, इट मीन्स कि जहाँ जितने भी वहाँ पर वेस्ट वाटर आ रहे हैं, वेस्ट वाटर आने के टाइम जितने भी, अगर हम लोग जानते हैं वेस्ट वाटर में तो हम लोग जितने भी बहुत सारे भर के आपका इम्प्रूरिटीज है, तब मेरा फिल्टर मीडिया अगर क्लीन है तो वहाँ पर जितने भी आपका वेस्ट वाटर है उसको क्या, जितने भी इम्प्रूरिटीज हैं वो इम्प्रूरिटीज जो वहाँ पर इम्प्रूरिटीज का अरेस्ट करने मतलब उसको अलग करने का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, मतलब उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं, उसी को यहाँ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 0 रीडिंग। ये गलत बोल रहा है, 0 रीडिंग नहीं होता है, हमेशा 15 से 30 सेंटीमीटर रीडिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हेन द फिल्टर मीडिया इज क्लीन देन द हेड लॉस इज ऑलवेज 0 नहीं, द हेड लॉस इज 15 से 30 सेंटीमीटर इन द ऑपरेशन of filter media. Then waste water is passing through this media. Then the आपका impurities is present in most bulk area, मतलब bulk capacity. Then the removing of capacity is more. Okay, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट इज कहाँ गया जी? देखिए फर्स्ट मेरा गलत है, S1 मेरा गलत है, S1 मेरा कहाँ गया जी? S1 इज
सॉरी S1 तो सही है मेरा ना, ये मेरा S2 गलत है। S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। हाइड्रोलिक पंप विल स्टार्ट पंपिंग ओनली व्हेन द प्रेशर हेड इज मैग्नेटिक हेड। बताइए, अगर कोई हाइड्रोलिक पंप क्या होता है? हाइड्रोलिक पंप एलवेज जानते हैं कि उसका जो अगर प्रेशर हेड जो होता है एलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हेन दी प्रेशर हेड ऑफ जी मैग्नेटिक हेड जो होता है, द प्रेशर जो होता है आपका मैग्नेटिक हेड का, वो एलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून। बताइए, बहुत ही मतलब अच्छी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आराम से। मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, कितना होता है? 189 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट द इतना दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है। ट्रू बियरिंग कितना होता है? ट्रू बियरिंग एट नून कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग चलिए निकाल देते हैं। तो निकालिए, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस आपका कहाँ गया जी, प्लस कहाँ गया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग कितना मेरा है? हम लोग जानते हैं कि ट्रू बियरिंग आपका 180 डिग्री है, कभी चेंज होता ही नहीं है। मैग्नेटिक बियरिंग कितना है? 179 डिग्री प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री इजकल टू मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब 1 डिग्री क्या होगा बताइए? अगर ये 180 से प्लस रहता, अगर 182 डिग्री रहता, ठीक है, मान के चलिए कि 182 डिग्री रहता, अगर ये 182 डिग्री रहता तो हम लोग कितना लेते हैं? माइनस, या फिर हम सीधे लेते 2 डिग्री वेस्टर्न लेते हैं, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। लेकिन यहाँ कितना है? 179 डिग्री। इट मीन्स इसमें कितना होगा? 1 डिग्री ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, याद रखिए 1 डिग्री ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड the number of gauge required for a area of इतना in a plane। बताइए, इसके लिए एक आप लोग चार्ट पढ़े होंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। देखिए इधर कितना है, ये आपको मान के चलिए टेरेन है, सॉरी एक मिनट, इधर टेरेन है, इधर आपका नंबर ऑफ स्टेशन। वन स्टेशन पर दिया हुआ। ठीक है, देखिए अगर मेरा एरिया क्या रहा, अगर हिली एरिया रहा, ठीक है, हिली एरिया रहा, या फिर आपका जो एरिया रहा एलिवेटेड एरिया रहा, मतलब एलिवेटेड मॉडरेटली एलिवेटेड एरिया रहा, या फिर आपका प्लेन एरिया रहा, प्लेन एरिया रहा, तो इस कंडीशन में देखिए आपको एक चार्ट दिया हुआ है कि एक जो स्टेशन होता है उसका एरिया कितना होना चाहिए। अगर आपका हिली एरिया रहा तो इसमें कितना रहता, कितना आपका किलोमीटर एरिया रहता? 130 किलोमीटर एरिया रहता है। इसके 130 किलोमीटर पे 1 स्टेशन रहेगा। ठीक है, मतलब एक आपका स्टेशन रहेगा, एक रेनगेज स्टेशन रहेगा। ठीक है, अगर मॉडर्नली एलिवेटेड रहा तो इसमें कितना होता है? 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर। 260 से 90 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे आपका एक रेनगेज स्टेशन रहेगा। ठीक है, अगर प्लेन एरिया रहा तो इसमें कितना? 510 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तब मेरा कितना दिया हुआ है? 552 से दिया हुआ है, 5200 डिवाइडेड बाई 510 कितना होगा? 10। तो इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन फॉर एरिया ऑफ इतना, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, मतलब 10 रेनगेज स्टेशन यहाँ पर होना चाहिए फॉर एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग याद रख लें, ये टेबल से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, द एफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फॉर ए स्टेज 1 एंड स्टेज 2। देखिए दोनों का एफिशिएंसी दे दिया गया है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ रहा है। बताइए ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है जी। देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या आता है, एफिशिएंसी 1, ठीक है, प्लस 1, सॉरी, एफिशिएंसी 1, फिर हम लोग यहाँ प्लस करके एफिशिएंसी 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एफिशिएंसी 1 इंटू इंटू एफिशिएंसी 2, ठीक है। तो इसको हम लोग मान रहे हैं एफिशिएंसी 1 और इसको मान रहे हैं हम लोग एफिशिएंसी 2। तो चलिए अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। एफिशिएंसी 1 का कितना है, एफिशिएंसी 1.8 है, प्लस चेंज कर दिए, फिर 1 माइनस फर्स्ट का एफिशिएंसी कितना है 0.8 इंटू, अगर हम लोग गुना करेंगे कितना से 0.7 से, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 95%, सॉरी 95% आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ थोड़ी करना है, 0.2 आ गया, 0.2 से 0.7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 0.95%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला से इजी फॉर्मूला है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं कितना हार्ड है, कुछ नहीं है। एफिशिएंसी 1 प्लस ब्रैकेट इंटू, सॉरी एफिशिएंसी 1 प्लस 1 माइनस एफिशिएंसी 1 इंटू एफिशिएंसी 2, ठीक है, याद रखिएगा। आपको एग्जाम में ऐसे इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए वर्टिकल क्लिप मैच द फॉलोइंग, ये दोनों को मिलाना है, बताइए। देखिए इसमें से ऐसा क्वेश्चन में तुरंत हम जो आपको याद है, चाहे आपको वर्टिकल क्लिप का याद है, या फिर आपका स्टीप स्लोप का याद है, या चाहे या फिर आपको हिल्ली का याद है, हिल का, या फिर आप ओवर हैंगिंग का याद है, जो आपको याद है पहले वो मिला लीजिए, ठीक है। देखिए हम अगर मान के चलिए कि हमको याद है स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप क्या आता है, स्टीप स्लोप मतलब इक्वल, मतलब क्लोज स्पेस कितना है सी में, मतलब बी का सी होना चाहिए, बी का सी, देखिए एक ही गुम ही है। अगर देखिए किस्मत सही रहा तो एक ही गुम दे देगा, नहीं तो कहीं 3 तक नहीं देगा और चौथा में आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सीधा आंसर आ गया, मार के आगे बढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर ए 25 मीटर बिल्डिंग। बताइए इसके लिए कितना होता है, मिनिमम ओपन स्पेस कितना होना चाहिए फॉर 25 मीटर बिल्डिंग के लिए, बताइए। इसके लिए आप लोग मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। फॉर एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ कितना है मिनिमम स्पेस, ठीक है। अगर एरिया आपका 10 से 25 मीटर तक है, ठीक है, या फिर अगर एरिया आपका 25 से 30 मीटर में है, या फिर आपका एरिया एवब 30 मीटर पर है, ठीक है आपका एरिया, तो इसमें जो आपको मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए। देखिए अगर 10 से 30 मीटर तक, सॉरी 10 से 25 मीटर तक है, तो इसमें जो आपको मिनिमम स्पेस, देखिए क्या है ना, अगर 10 से 30 मीटर में आपका एरिया है, ठीक है, आपका एरिया 10 से 30 मीटर में है, तो मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पेस जो इसमें होगा आपका 10 मीटर होगा, ठीक है। अगर आपका एरिया 25 से 30 मीटर के बीच में है, तो आपका एरिया जो आपका मिनिमम स्पेस आपका होगा 30 मीटर होगा, ठीक है। अगर आपका एरिया 30 मीटर से एबव है, तो इसमें आपका जो मिनिमम स्पेस आपका होगा 30 मीटर होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं मेरा एरिया कितना है, तो मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एरिया 25 मीटर ऑफ ए बिल्डिंग, 25 मीटर की मेरा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम स्पेस 30 मीटर अलोंग द साइड्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए द सीवेज ऑफ ए सिटी डिस्चार्ज विद ए फ्लो रेट, बताइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाए होंगे ऐसा क्वेश्चन। क्या करना है, इसका डिस्चार्ज इंटू फ्लो रेट। चलिए डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 100 इंटू एंड 250 दिया हुआ है, तो BOD
द सीवेज ऑफ ए सिटी इज डिस्चार्ज विद फ्लो रेट ऑफ इतना एंड इतना BOD into a river flowing 300 लीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये दिया हुआ आपका किसका, सिटी का दिया हुआ है। फ्लो रेट दिया हुआ 100 गुना 250 प्लस 300 गुना 5 डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्चार्ज जोड़ देता है। दोनों का डिस्चार्ज कितना है, 300 यहाँ है और 100 यहाँ है, मतलब 400। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, प्लस जोड़िए 400 डिवाइड कीजिए, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 66.26, ठीक है 25, ठीक है। कुछ थोड़ी था, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग चेनिंग एट a distance of 200 मीटर। इट वाज फाउंड टू बी एट 18 सेंटीमीटर लॉन्ग at the end of a day work after chaining a total distance of 400 meter. What is the true distance if the chain was corrected before the commencement of the day work? बताइए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन को, इसको ऐसा क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द ट्रू, मतलब ट्रू डिस्टेंस, ठीक है। तो ट्रू डिस्टेंस हमको निकालने का तरीका क्या है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दो अलग अलग ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ हो रहा है, और दूसरा कितना हो रहा है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं एवरेज इरर निकलेगा इससे, एवरेज इरर। पहला डिस्टेंस कितना है 0 प्लस 10, ये दोनों का हम लोग एवरेज लेंगे, कितना आएगा 5, ठीक आएगा 5 आएगा ना। तो इसमें से हम लोग और जोड़ देंगे, देखिए जोड़ेंगे किसमें 10 में, ठीक है। एलडेस जो आएगा आपका रॉन्ग लेंथ कितना आएगा 10 पॉइंट, सॉरी ये 10 नहीं होगा, ये 20 होगा, ठीक है। रॉन्ग लेंथ कितना हम लोग का 20, ठीक है 20 मीटर चेन में, ठीक है। तो 20 मीटर चेन में हम लोग इसमें जोड़ेंगे 20 प्लस 0.5, ठीक है, कितना हो जाएगा 20.5, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग ट्रू डिस्टेंस निकालते हैं। तो ट्रू डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताइए ये देखिए 20.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ एक और जीरो होगा, ठीक है 20.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितना दिया हुआ है जी डिस्टेंस 200 मीटर, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फिर हम लोग एवरेज इरर कितना होगा। फर्स्ट हम लोग देख लें कि 0 से 10 तक हम लोग जोड़ दिए, इसका कितना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग था, ठीक है। फिर हम लोग कितना 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर लॉन्ग 18, इसको जब हम लोग एवरेज निकालते हैं एवरेज इरर कितना होगा 28, मतलब 14, ठीक है 14 हो गया। तो हम लोग एलडेस निकालेंगे, ट्रू लेंथ इजकल टू कितना हो गया आपका कितना था इसमें, कितना जगह 20 पॉइंट, अगर जोड़ 14 जोड़ेंगे तो 20.14, ठीक है। तो यहाँ से जो एलडेस निकलेगा आपको कितना निकलेगा 20.14 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितना दिया हुआ इसका डिस्टेंस 400 मीटर दिया हुआ है। बताइए इसको सॉल्व कर कितना आएगा जी, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 20.0, 20 पॉइंट नहीं आएगा, इससे कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कैलकुलेटर अलावा तो सोचना क्या है, मारिए 200.5, ठीक है मीटर। फिर इसका कितना आएगा 201.4 मीटर। जब हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है 200 एल निकालने के लिए इक्वल टू L1 प्लस L2 कितना आ जाएगा 200.5 प्लस 201.4, ठीक है। इसको हम लोग जोड़िए तो कितना आएगा 9 क्यू में दिखे रहा पॉइंट के बाद, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए करेक्ट हुक लेंथ हुक फॉर ए माइल्ड स्टील
रेनफोर्समेंट बार अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। बताइए, आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें 4D दिया हुआ है, इसमें 5D, इसमें 6D 7D। बताइए, माइल्ड स्टील के केस में आपका हुक हुक लेंथ कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर नहीं दिया होता। ए हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कि जो माइल्ड आपका होता है HYSD बार, क्या उसमें हम लोग हुक प्रोवाइड करते हैं? जो आपको माइल्ड स्टील बार, सॉरी, आपका जो HYSD बार ट्विस्टेड बार जो होता है, उसमें क्या हम लोग हुक प्रोवाइड करते हैं? नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, या आपको लिख देते हैं नोट पॉइंट करके। फोर फॉर ट्विस्टेड बार, ट्विस्टेड और स्टील बार, और इसे हम लोग बोलते हैं डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार, हुक नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डक्टिलिटी ऑफ ए बिटुमिन। बताइए, डक्टिलिटी ऑफ ए बिटुमिन क्या होता है? इक्वल टू टार, मोर देन दैट द टार, या फिर लेस देन दैट द टार। देखिए, आपका एक बिटुमिन होता है, एक टार होता है। बताइए, ये दोनों का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? ये क्या बिटुमिन क्या है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन है, या फिर आपका आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है? इससे भी क्वेश्चन यही पूछता है कि बिटुमिन इज अ फ्रिक्शन डिस्टिलेशन, या फिर आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, बिटुमिन जो है ये ऑलवेज क्या है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और अब टार क्या हो गया? तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका बिटुमिन होता है, बिटुमिन आपका डक्टिलिटी क्या होता है? बिटुमिन डक्टिलिटी एलवेज आपका बिटुमिन में एलवेज आपका जो डक्टिलिटी होता है एलवेज लेस देन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेस देन दैट द टार। तो टार से जो आपका डक्टिलिटी होता है कम होता है, किसमें? आपका बिटुमिन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कभी ऐसा आप देखिए, अभी आपके चल रहा है SSC के बारे में सारा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एक RRBJ। ठीक है, तो RRBJ में आपको बताऊंगा, ऐसा से ट्रिक में बताऊंगा कि बिटुमिन से और टार के बीच में बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन आपको एक एक 10 मिनट का शॉर्ट का वीडियो रहेगा। अगर उसको आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन गलती होने का संभावना ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए, जो भी एस्पिरेंट कल के डेट के लिए जिसका कल एग्जाम है, तो वो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर पता नहीं कि लास्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए, या फिर जितना भी क्वेश्चन हुआ इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में देखने को, H2 है सेम टू सेम मिल जाए, या फिर कुछ डेटा तो चेंज करेगा, या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे देगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए रॉड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एट टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस एंड ए टेम्परेचर इज राइज टू 80 डिग्री सेल्सियस। इफ एक्सपेंशन इज ए प्रिवेंटेड, फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल ऑफ द रॉड। बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका टेम्परेचर जो दिया हुआ है कितना राइज हुआ है? 80 सेंटीमीटर। तो तुरंत इसको घटा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है इसका जी? अरे बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। द प्लास्टिसिटी दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, और आपका क्या दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ फाइनर द सॉइल फ्रिक्शन विथ ग्रेन साइज लेस देन 0.02 mm। मतलब एक्टिविटी के लिए निकालना है। बताइए कितना होगा एक्टिविटी के लिए? प्लास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था? प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय लेस देन 0.02 mm ऑफ ए क्ले। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 25 दिया हुआ है। इसका सोल्व कीजिए, कितना आएगा? 1.4 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर कॉजेज ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल्यूर फ्रोस्ट हिविंग। बताइए, मेजर कॉजेज पूछ रहा है, ठीक है, मेजर कॉजेज। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, अगर अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट तो आप लोग देखे होंगे। देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में एक जो कि क्या पूछ रहा है, फ्रोस्ट हेविंग का जो फेल्यूर है ये कैसे होता है। आप लोग देखे होंगे जब भी आप लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट पे आप लोग जाते होंगे तो आप लोग कभी देखे होंगे, अगर अगर जो साइड में कभी देखिए, ये क्या होता है ना, ये मेनली दो कारणों से ऐसा फेल्यूर आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट आपको मिलता है कब, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, मतलब जो मौसम हो रहा है, मौसम चेंज की वजह से होता है। दूसरा आपको क्या होता है कि आपका ग्राउंड वाटर के प्रेजेंस की वजह से, अगर ग्राउंड वाटर अगर प्रेजेंट रह गया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या, फ्रोस्ट हेविंग देखने को मिलेगा। दूसरा बात, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया, चाहे बहुत ज़्यादा ठंडा आ गया, तो इस जो अनबैलेंस जो हो रहा है टेम्परेचर ना, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर गर्मी आ गया तो आप लोग देखें कि जो आप लोग का जो क्या बोलते हैं, विटामिन जो होता है, विटामिन क्या होता है, थोड़ा सा वो एक्सपैंड होने लगता है, जिसके कारण देखते हैं जब उस पर व्हीकल मूव करता है तो साइड में, अगर जहाँ व्हीकल मूव कर रहा है उसको जो उसका जो व्हील का जो जो टायर है, टायर के साइड में देखते होंगे कि हैवी लोड की वजह से साइड साइड में इतना मतलब जम मतलब क्या होता है, मतलब हिविंग टाइप में बन जाता है। ठीक है, तो मेनली जो आपका जो कारण है, मेजर कारण, मेरा मेजर मेजर कॉजेज जो है इसका क्या है, परजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, परजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेसी लेसी स्कोर डेप्थ फॉर ए स्ट्रीम कैरिंग ए डिस्चार्ज इज 3 मीटर पर सेकेंड, मीटर की पर सेकेंड। विड्थ जो इसका दिया हुआ है, विड्थ हैविंग ए सील्ड फैक्टर दिया 1.2। बताइए स्कोर डेप्थ का फॉर्मूला कितना होता है, 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ के पावर 1/3 होता है। तो 1.35 डिस्चार्ज कितना देगा, 3, 3 का स्क्वायर कीजिए बाई एफ कितना देगा, 1.2 का पावर 1/3। सॉल्व कीजिए, कितना इसका आंसर आता है, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा आपका, इसका आंसर लगभग कितना है, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, 9 / 1.2 के पावर 1/3। ठीक है, बताइए, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर 2.34 आएगा। ठीक है, 2.34 आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए वर्टिकल रेक्टेंगुलर गेट, याद रखिएगा रेक्टेंगुलर गेट दिया हुआ है। बताइए डेप्थ पूछ रहा है। अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, यहाँ पर इसका वाटर लेवल है, ठीक है, इसका सी जी कितना, इसका सी जी क्या होगा और इसका सी पी क्या होगा, इसका आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉडी, तो उसका सी जी कितना होता है, h/2। अगर बाई चांस मान के चले कि ये टोटल h है, ठीक है, h/2 हो गया। इसका सी पी जो होता है आपका 2h/3 होता है। ठीक है, और मान के चलिए पहला ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर आपका ट्रेंगुलर रहा, ठीक है, ट्रेंगुलर चैनल रहा, यहाँ इसका वाटर लेवल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सी जी जो होगा, इसका जो सी जी कितना होगा, इसका सी जी देखिए, इसका ये हो जाएगा इससे। ठीक है, इसका कितना होगा सी जी, 2h/3। इसका इसका सी पी कितना हो गया, 3h/4। ये याद करने का तरीका है। अगर अभी ट्रेंगुलर को याद कर लिए तो आपका ट्रेंगुलर का याद हो जाएगा दोनों केस में। आपका ये फर्स्ट केस हो गया और सेकंड केस इसका ऐसे बनता है, मतलब इसका जो वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स इसका डाउनवर्ड रहता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या रहता है आपका, डाउनवर्ड रहता है, ऐसे रहता है। तो इस कंडीशन में क्या हो, इसका इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका इसका होगा h/3, h/3 होता है, h/3 हो जाएगा इसका सी जी। इसका कितना होगा, h/2। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमको क्या पूछा है, रेक्टेंगुलर केस में, तो यहाँ पर इसको वैल्यू बैठाइए, कितना देगा, 2 × h कितना दिया हुआ है, 3 मीटर/3, 3 से काट देंगे तो 2 मीटर, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट एट अ टाइम ऑफ ए फिलिंग टेंडर
डिपॉजिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर हुज टेंडर इज एक्सेप्टेड, जब कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके पहले उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कुछ अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है, जिससे हम लोग क्या होता है, उसका टेंडर उसको एक्सेप्ट होता है, तब उसका डिपॉजिट उसको मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, याद करिए, याद रखिएगा कि जब कोई टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्टर को, जब उसका टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब टेंडर अब मेरा मिल गया कि टेंडर अब हम ही करेंगे, टेंडर हमको एक्सेप्ट हो गया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, फॉर ए वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन ऑफ ए टाउन और सिटी सुटेबल फॉर ए एस्टिमेटिंग फ्यूचर पॉपुलेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये तो सारा आप लोग पढ़िएगा, लेकिन मेन क्या है, फ्यूचर पॉपुलेशन। देखिए फ्यूचर पॉपुलेशन को डिजाइन करने के लिए हम लोग इसमें से कौन सा मेथड पढ़ते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, क्या है ये, सॉरी हाँ इंक्रीजिंग रेट मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होगा, सॉरी अर्थमेटिक इंक्रीज, यहाँ पर गलती, इंक्रीज रेट मेथड लिख दिया है। एक होता है आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, फिर आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, फिर आपका होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, फ्यूचर पॉपुलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक होता है आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड को हम लोग मेनली यूज करते हैं कहाँ पर, ओल्ड सिटीज के लिए। ठीक है, ओल्ड सिटीज के लिए हम लोग क्या, कौन सा मेथड को यूज करते हैं, आपका अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, और दूसरा आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को हम लोग और क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड उसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड बोलते हैं, जो कि हम लोग जैसे न्यू यंग सिटी अगर कहीं डेवलप कर रहा है, नई और बहुत रैपिड स्पीड से कोई सिटी डेवलप कर रहा है, और यंग सिटी नया सिटी है, तो न्यू सिटी में डेवलप करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, बताइए इसका, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। द बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट ए न्यूट्रल एक्सिस, बताइए क्या ये सही है, क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पूरा। विच इज द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये पकड़िए, ये क्या है इनकरेक्ट, कौन गलत है, सब पूछ रहा है कौन गलत है। तो हम लोग जानते हैं, मान के चलिए कि ये बीम है, इसका ये बन गया सीआरसी डायग्राम, तो ये क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बोल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस क्या मैक्सिमम होता है, रॉन्ग, जीरो होता है। द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन वेरी पैराबोलिकली, नहीं लीनियर, ये भी रॉन्ग है। when a cantilever beam is loaded with a point load acting on a vertical downward, it's a free end, the maximum compressive stress will be developed at a top क्या ये सही बोल रहा है, कोई कैंटिलीवर बीम है, बताइए कौन इसमें गलत है। ठीक है, गलत पूछ रहा है, याद रखिए इनकरेक्ट। तो ये जो है कि व्हेन ए कैंटिलीवर बीम इन पॉइंट लोड, जो कैंटिलीवर फ्री एंड पे कैंटिलीवर मतलब फ्री एंड पे आपको पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, फ्री एंड पे, तो उसमें क्या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कहाँ होगा, टॉप पे या फिर बॉटम में। अरे यार, अगर ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लोड लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेवलप होगा इसका, यहाँ क्या बोल रहा है, टॉप में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, टॉप में, ये अब टॉप हो गया आपका, बॉटम हो गया, तो बॉटम में कंप्रेसिव स्ट्रेस, बॉटम में जनरेट हो रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, टॉप में तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो ये ऑप्शन ये भी गलत है, मतलब तीनों गलत है, मतलब तीनों इनकरेक्ट है, 1 2 3 इज दी तीनों इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना भाइयों, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए एग्जाम में। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन इज ड्राइव, बताइए बर्नौली इक्वेशन के लिए एग्जाम्पल क्या था, बताइए। there is a no loss of energy in a liquid flow, the flow is uniform, ये सही है, फ्लो इज रोटेशनल, ये गलत है, दूसरा गलत है, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये पहला और तीसरा बच गया। द फ्लो इज विस्कस, चौथा पढ़ते, द फ्लो इज विस्कस तो नहीं होगा, फ्लो इज इनविस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल तो ये सही है, लेकिन यहाँ फ्लो इज विस्कस लिख दिया, ये गलत है, ये गलत है, मतलब चौथा गलत है, मतलब ये गलत हो गया,
तो इसका मतलब पहला और तीसरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब क्या है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको याद है तो इस टाइप में क्या करें आप, क्वेश्चन को तुरंत एलिमिनेट करें। ठीक है, तो एलिमिनेट से क्या होगा कि बहुत जल्दी बनेगा और सही बनेगा। ठीक है, कम टाइम में आपको ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड फॉर द अवेलेबल ऑफ फॉर द फॉलोइंग अवेलेबल ऑफ द प्लेन टेबल परफॉर्म प्लेन टेबल सर्विंग। बताइए, ये तो चारू होता है, चारू होता था। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मैकेनिकल एस्टेब्लिशन। देखिए ये टॉपिक ऐसा है ना कि इस टॉपिक के लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो मतलब 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें जब मैकेनिकल एस्टेब्लिशन हो गया आपका, लैम एस्टेब्लिशन हो गया आपका बिटुमिन एस्टेब्लिशन हो गया, मतलब इस सारा का कॉन्सेप्ट है विथ ट्रिक में आपको बताऊंगा कि एक बार में हम कैसे याद करें जो कि एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा। ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम एसएससी का अब तो खत्म हो चुका है। ठीक है, कल लास्ट है, एग्जाम खत्म होगा उसके बाद मैं आपको जरूर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, और आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे याद रहेगा विथ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ ए सॉइल कैन बी अचीव बाय विच प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से हम लोग मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन करते हैं? लाइम से नहीं करते हैं, सीमेंट एप्लिकेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर ग्राइंडिंग। देखिए सीमेंट मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि सॉइल को लोग प्रॉपर ग्राइंड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर ग्राइंडिंग मतलब अलग अलग ग्रेड में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उसी हम लोग उस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर। बताइए ऐसा क्वेश्चन तो गलती होना चाहिए। द टेम्परेचर एट विच द ब्रिक इज बर्न। कितना? 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन तो कभी गलती होने का चांसेस नहीं है, कभी गलती भी नहीं कीजिएगा आप लोग। अच्छा लग रहा है यार। बताइए क्या है, कंटिन्यूअस स्लैब टी बीम, एक्चुअल फ्लैंज विड्थ दिया 1600 mm, डेप्थ दिया 150 mm, विड्थ कितना दिया, विड्थ ऑफ बीम 300 mm, द इफेक्टिव स्पान ऑफ 8 मीटर, द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ टी बीम। बताइए इफेक्टिव फ्लैंज ऑफ द टी बीम पूछ रहा है। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी क्या 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 पूछ रहा है? फ्लैंज के लिए विड्थ ऑफ फ्लैंज, बी एफ इजकल टू कितना होता है? एल नोस डिवाइडेड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। बताइए इसका एल नोट कितना होगा? एल नोट कितना दिया? 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर को क्या हम लोग 8 मीटर लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। इसका एक कंडीशन होता है, क्या होता है कि अगर इसका विड्थ ऑफ फ्लैंज विड्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइडेड बाई 12 अगर कम हुआ तो क्या वो सिंपली सेपरेट वाला केस होता है ना, तो हम लोग इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.7 इंटू 8 से। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 5.6 आएगा। इसका केस आप लोग देख लीजिए, इसका केस देखेंगे कितना होता है? 5.6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ कितना है, कितना दिया हुआ जी? 300 प्लस 6 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज। क्या दिया हुआ है इसका? डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितना हुआ है? डेप्थ ऑफ फ्लैंज आपका इसका 150। ये देखिए 150 डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 5.6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 300 प्लस 90 900। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू को कितना आएगा यहाँ पे बताइए? इसको सॉल्व कीजिए, आपको कितना आएगा? 1600। ठीक है, याद रखिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा आपका? 1600 आएगा, 1600 mm। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, डिवाइड देके इसको जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1600 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम इन ए इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग अ क्रॉप ग्रोथ इंक्लूडिंग द वाटर कंज्यूम बाय accompanying its growth is known as क्या? कंजम्पटिव कन्वेइंग वाटर यूज, वाटर एप्लीकेशन, प्लांट ग्रोथ, या कन्वेइंग कंजम्पटिव वाटर यूज। बताइए क्या होगा इसका? इसका डिफिनेशन क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? बताइए। द प्लांट क्या पूछ रहा है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा है इन इवेपोरेशन के केस में, इन इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें हो रहा है, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस भी चल रहा है उसमें, फॉर ग्रोथ इन फॉर
क्रॉप ग्रोथ इंक्लूडिंग द वाटर कंज्यूम बाई कंजम्पटिंग बीट्स ग्रोथ इज नोन एज कन्वेइंग कंजप्टिव वाटर यूज। ठीक है, कंजप्ट देखिए कोई भी प्लांट जब तक वो कंजप्टिव मतलब लिमिटेड वाटर यूज करके प्लांट का ग्रोथ भी हो रहा है, प्लस उससे इवेपोरेशन भी हो रहा है, ट्रांसपोर्शन भी हो रहा है, प्लस वो अपना ग्रोथ भी कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्टिव वाटर यूज। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्टिव वाटर यूज। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मैकेनिकल वाइडनिंग। कैलकुलेट द मैकेनिकल वाइडनिंग सीधे यहाँ लिख दिया है। तो बताइए मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला बताइए। WM इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या था, दुख होता है ना कि NL²/2R प्लस 9.5 रूटर। तो इसमें मैकेनिकल वाइडनिंग पूछ रहा है, ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग नहीं पूछ रहा है। तो इसका मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है आपका, NL² / 2R। ठीक है, चलिए इसमें फॉर्मूला बताइए। एन कितना दिया हुआ देखिए, एन आपको जो दिया हुआ आपका दिया हुआ क्या कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 200 मीटर दिया हुआ है। एक्स्ट्रा बिट पेमेंट हॉरिजॉन्टल 7 मीटर, हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस इतना दिया हुआ है, फील्ड बेस 7 मीटर। ठीक है, देखिए अगर बिट तो अगर आपका बिट ऑफ पेमेंट अगर 7 मीटर है, ठीक है, अगर बिट ऑफ पेमेंट इज एक्सपेक्टेड ऑन 7 मीटर देन द नंबर ऑफ लेन इज 2। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिख देते हैं केस व्हेन विड्थ ऑफ क्या है, पेमेंट इज 7 मीटर है, तो देन इम्प्लाइज नंबर ऑफ लेन कंसीडर 2। ठीक है, तो 2 ले लिए, और एल कितना दिया हुआ है, कितना है जी, 7 इंटू 7, 2 गुना रेडियस 200, काट दीजिए, आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका, कितना आएगा बताइए, पॉइंट में तो आएगा जरूर, 0.245, 0.245 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको हो गया मैकेनिकल वाइडनिंग। फिर पैथोलॉजिकल वाइडनिंग का क्या होता है, WP का फॉर्मूला क्या होता है, 9.5 रूट R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है, एज पर IRC 800/2007 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम कितना होता है बताइए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम में कितना होता है, आसमान बाई 300, आसमान बाई 360, आसमान बाई 200, आसमान बाई 325 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, L/325। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए रेफरेंस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सॉइल विच इज द फॉलोइंग इनकरेक्ट। बताइए कौन सा इसमें गलत है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट टू द वाटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी, ये आपका सही है। प्रोबेबिलिटी वेरी द स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नेट वॉइड रेशियो, क्या ये सही है, हमको तो यही गलत लग रहा है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि द डिग्री ऑफ सैचुरेशन हैज नो इफेक्ट, नहीं यही गलत है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ता है अगर देखिए जैसे अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा तो आपको प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये कहा जो कि यही गलत है। ठीक है, ये भी आपका सही है। बताओ क्या पूछ रहा है, हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट मतलब सबसे इनकरेक्ट यही है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्पस फॉर द यूज ऑफ स्टील बार रिइंफोर्समेंट इन कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। बताइए इसका पर्पस क्या है, हम लोग स्टील बार जो हम लोग यूज करते हैं पेमेंट में, इसका पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ क्रैक, ये सही है, टू अलाउ द वाइडर स्पेसिंग ऑफ जॉइंट, ये भी सही है,
दूसरा तीसरा हमको सही लग रहा है, लेकिन पहला क्या है, तो इंक्रीज द, देखिए अगर आपका कंक्रीट पेमेंट है तो उसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एकदम निग्लेजिबल होता है, ठीक है, इसमें बोल रहा है इंक्रीज बोल रहा है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर इस, देखिए हम आपको मास्टर सीरीज जितना भी किए थे, ऐसा क्वेश्चन वहाँ भी सेम क्वेश्चन मतलब कुछ दूसरे टाइप का था, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा था, ठीक है, जो कि हमको याद है, इसलिए बोल रहे कि आप लोग जितना भी हो आपका मास्टर सीरीज भी देखें, प्लस ये सभी सीरीज देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दूसरा और तीसरा ही करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना, दूसरा तीसरा जो कि आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और मूव करते हैं। देखिए क्या है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग द कंक्रीट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हायर, सॉरी कंक्रीट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई टू मेजर इट्स वर्केबिलिटी, बताइए। In which of the following the concrete is dropped from a height to measure its workability, बताइए क्या है। स्लम्प कॉन्टेस्ट, फ्लोर टेबल टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। कंपैक्शन फैक्टर देखते हैं ना, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट में उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं कंक्रीट को, ठीक है, हाइट से, उसमें क्या बोलते हैं, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन ए रोड सरफेस इन ए थिन बिटुमिनस सरफेस, ऐसा सारा क्वेश्चन मैं मास्टर सीरीज में कराया हुआ हूँ, और वहीं से लोगों का क्वेश्चन फंस रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो आप भी देखना ना भूलें, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा, क्या दिया हुआ आपका, थिन बिटुमिनस पूछ रहा है, बताइए थिन बिटुमिनस के केस में कितना होता है, थिन बिटुमिनस के केस में क्या कितना होता है, 0.25 से 2, ठीक है। पहला क्या था 1.7 से 2, फिर 2 से पहला क्या था, थिक होता है, पहला क्या होता है आपका, थिक हो जाए, फिर उसका थिन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब 2.5% से 2% तक। क्या पूछ रहा है, हैवी टू लाइट में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका टेबल तो आप लोग को याद ही होगा। बकलिंग लोड ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड अपॉन, बताइए, स्लेंडरनेस रेशियो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर पोजेंस रेशियो, बताइए। बकलिंग लोड किस फॉर्मूला क्या होता है, 2p डिवाइडेड बाय पाई dl, पोजेंस रेशियो पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो किसी में है ही नहीं यार, वो ये थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम लोड इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लोड के केस में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, बताइए क्या हो रहा है, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम लोड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड बियरिंग अल्टीमेट स्ट्रेस, तब उसमें मैक्सिमम लोड आएगा जी, क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग अ सुपर एलिवेशन ऑन ए रेलवे कर्व। कैंट क्या है, कैंट एक्सेस कैंट occurs when the train travel around the curve at a speed higher than equilibrium speed, क्या ये सही है। अगर हम लोग जैसे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिए, वहाँ क्या बोला कि when the train is travel around the curve at a speed higher than the equilibrium speed, गलत है। Kant deficiency, difference between the actual Kant provided than the theoretical Kant required at low speed, Kant deficiency। अच्छा ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, हाईएस्ट स्पीड परमिटेड ऑन द ट्रेन ऑन ए कर्व टेकिंग इनटू ए कंसिडरेशन ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअल कैंट डिफिशिएंसी एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सबसे एक्यूरेट हमको यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन मतलब सबसे एक्यूरेट यही होगा, दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा तीसरा तो है ही नहीं, 2 दिया है, ओनली 3 होगा, सबसे एक्यूरेट आपका यही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि बट द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन अ कॉलम डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स द लेटरल लिस्ट लेटरल डायमेंशन, द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस बाय, कितना होता है जी,
द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस बाय 0. The minimum eccentricity in a column does not exceed 0.05 times the least lateral dimension. The axial load carrying capacity is reduced by 11%. ठीक है, कितना आपका ये IS कोड से पूछ रहा है, ठीक है, ये IS कोड से पूछ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, कितना होता है 11% होता है। कभी एक SSC एग्जाम खत्म होने के बाद में IS कोड का आपको शॉर्ट मतलब कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, बहुत ही जबरदस्त रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि व्हाट व्हेन द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन अ कॉलम डज नॉट एक्सीड 0. अरे यार तो सेम क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, टाइपिंग एरर। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोग को मतलब सही मतलब अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में टाइप करें कि कैसा आपको पेपर कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, एसएससी जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उसके 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 रिगार्डिंग कैसा आपको पेपर है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ना पता कि लास्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए अगर आप नहीं देखे तो, ठीक है। इसलिए सारा क्वेश्चन को देखें आप। एग्जाम जिसका जो भी कैंडिडेट का एग्जाम कल है, जितने भाइयों का एग्जाम कल 6 तारीख की डेट में है, वो सारे भाइयों ने जरूर इस सेट को देखें, क्योंकि इस सेट से आपको बहुत हेल्प होने वाली, ठीक है। तो चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं एसएससी का कल के डेट में। कल हम लोग एनालिसिस करते हैं जबरदस्त तरीके से, कौन सा पेपर का वेटेज रहा, कैसा क्या रहा, सारा हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आज का डेट का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं कि कौन सा पेपर का कितना क्वेश्चन रहा, पेपर का लेवल क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या है, कितने आए हैं, न्यूमेरिकल कितने आए थे, वन लाइनर कितने थे, मतलब सारा टू द पॉइंट हम लोग विथ एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, आपको मैं बताने का कोशिश किया हूँ। तो चैनल पर बने रहें, भाइयों का अपना जितने भी भाई हैं सारा अपना भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।